तब वो खुल के व्यापार कर पाएगा। महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। शिक्षा है, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंशिका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को अगले वित्त वर्ष यानी 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बजट से बहुत ज्यादा राहत की उम्मीदें नहीं हैं, फिर भी कर और कुछ मामलों में रियायत मिल सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाए जाने की उम्मीद है। बजट में महिला, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर भी जोर रह सकता है। शिक्षा होगी तब वो खुल के व्यापार कर पाएगा। महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। शिक्षा है, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। अंतरिम बजट से नौकरी पेशा और महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं? फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक की एक रिपोर्ट देखिए। 2024 चुनावी साल है, लेकिन 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र का बजट पेश करने जा रही हैं। और लेकिन उम्मीदें चूंकि हर साल आम लोगों को होती हैं कि उनमें बजट में उनको राहत मिले, लेकिन इस बार चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में इंटरिम बजट आना है, सरकार के खर्चों को इसमें रखा जाएगा। लेकिन साथ साथ उम्मीद इस बार की सरकार से यही है कि शायद जनता को भी कुछ राहत देने की इस बजट में घोषणाएं हो सकती हैं। चूंकि महिलाओं की बात अगर हम करें तो गृहिणियों के लिए और जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए भी बजट बेहद अहमियत रखता है। और चूंकि हमारे साथ में तमाम जो स्टूडेंट्स भी हैं और महिलाएं भी हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्योंकि महिला वित्त मंत्री हैं, उम्मीद कितनी है, आप वर्किंग वुमेन हैं, कि इस बार का जो बजट होगा वो किस तरह से हो, आपके लिए कैसे मुफीद बजट बने? सर ये ना एक्चुअली चाहे वर्किंग वुमेन्स हो चाहे हाउस वाइफ्स हो, किचन तो मोस्टली फीमेल्स को ही संभालनी निश्चित तौर से चाहे वर्किंग वुमेन है, लेकिन गृहिणी भी है उससे पहले। हाँ जी, तो किचन फ्रेंडली बजट आना चाहिए क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। तो हम अपेक्षा रखते हैं कि एक पॉकेट फ्रेंडली बजट आए और जितने भी टैक्स स्लैब जो फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए है, वो उसको बढ़ाया जाए, उसमें अमाउंट बढ़ाया जाए, सो दैट कि फीमेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने। और हम ये भी चाहते हैं कि दालें, ग्रॉसरी पे थोड़ा सा कम कीमत पे ग्रॉसरी अवेल करवाई जाए फीमेल्स को। जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे मेरी ये सारी स्टूडेंट्स हैं, इनको ये गरीब घर से आती हैं, तो इनको एक एजुकेशन में जो है एक बेनिफिट मिले। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आजकल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे कोर्सेज अवेल करवा रही है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये सुझाव है गवर्नमेंट को कि जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, ये शहरों में जिस तरीके से मुहैया कराए जा रहे हैं, वो सारे के सारे गाँव में भी अवेल करवाए। गांव में भी अवेलेबल हों तमाम तरह के बजट में। इस तरह की आप भी चाहते हैं कि बजट महिलाओं के प्रति अच्छा बेहतर हो, ताकि जो चूंकि 33% जो आरक्षण मिला उसके बाद में और ज़्यादा उम्मीदें सरकार से भी बढ़ी होंगी। हाँ जी, मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो, गांव के लिए भी, शहरों के लिए भी, सभी के लिए अच्छा हो, बस इतना ही छोड़। क्योंकि जिक्र किया उन्होंने आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी सरकार में मोदी जी भी कर रहे हैं और तमाम मंत्री कर रहे हैं। तो अब आत्मनिर्भर महिलाएं भी आगे बढ़ें, ऐसे बजट की आप उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसे बजट की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब महिलाएं जो कामकाजी हो या आत्मनिर्भर भी हो, बजट दोनों को ध्यान में रख के ही आए, ये चाहते हैं। बजट दोनों को ध्यान में रखकर आए। आप क्या कहेंगी, कैसा बजट हो इस बार का? महिला वित्त मंत्री से उम्मीद क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पहली महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उनसे मेरी यही इल्तिजा होगी कि फीमेल एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाती हैं फीमेल्स, और जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको सरकार की कुछ ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जिनके बारे में उनको आइडिया ही नहीं है। तो उनके बारे में उनको ज्ञात कराया जाए। और दूसरा, उनके लिए एक स्पेसिफिकली एक फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फ्रेंडली बजट बनाया जाए, जिससे कि हम लोग भी उसमें स्पेसिफिकली अगर हमने अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हम उसमें कैसे कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, या हमें अपने काम को बढ़ाने के लिए क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसमें कैसे हेल्प हो सकती है। तो इसमें अगर इस बार के बजट में थोड़ा सा हो सके, बेटर हो सके, तो बहुत अच्छा रहेगा।
तमाम जो महिलाएं थी, इसके साथ साथ में जो छात्राएं हैं उनकी तरफ से साफ यही कहा जा रहा है कि जब 1 तारीख को केंद्रीय बजट पेश हो तो उसमें इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाए। एक तरफ जहां रसोई का ध्यान रखना है तो वहीं जो वर्किंग वुमेन हैं और जो टैक्स दे रही हैं वो स्लैब में कमी चाहती हैं। इसके साथ साथ में जो छात्राएं हैं वो पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र तक वो आसानी से उनको सुलभ तरीके से मिले, इसके लिए छात्राएं भी चाहती हैं कि जो शिक्षा है वो सस्ती हो। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। बजट से उद्योगपति, रियल एस्टेट, हेल्थ सेक्टर और महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं? गुरुग्राम ब्यूरो चीफ संजय राठौड़ ने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की है, वो सुनिए। केंद्र सरकार का अंतिम बजट कल पेश होने जा रहा है और इसी बजट से आम जनता को क्या उम्मीद है, इसी के साथ मेरे साथ अलग अलग वर्ग के तमाम लोग मौजूद हैं। चाहे इंडस्ट्री की बात करूं, रियल एस्टेट की बात करूं, आम जनता की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तमाम लोग मेरे साथ हैं। युवाओं की बात करूं, इनसे जानते हैं कि कल जो बजट पास होने जा रहा है, सर क्या क्या आपको उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, आम जन को बहुत उम्मीदें रहती हैं जब बजट आता है और इस सरकार का ये अंतरिम बजट है तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिला है, उम्मीद है आगे और भी मिलेगा। रेलवे के क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है, कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हुई है, रोड कनेक्टिविटी अगर और हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं गुरुग्राम के विषय में बात करूं, मेट्रो का हमारा अनाउंसमेंट हो गई है केंद्र सरकार की तरफ से। अगर उसका शिलान्यास जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत इसको अच्छा रहेगा, जिससे कि गुरुग्राम जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी है और अगर ये आगे कनेक्ट होता है पूरा गुरुग्राम, मानेसर और द्वारका, तो मुझे लगता है कि जो जाम की समस्या है उससे निजात मिलेगी। और एक रेलवे ट्रैक जो गुरुग्राम से आगे अगर ये झज्जर, फरुखनगर होते हुए आगे कनेक्ट हो जाए तो रेलवे में सुधार, क्योंकि जितनी पब्लिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही आम जन को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर अगर सरकार की तरफ से शुरुआत में कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाएं कि आम जन तक वो पहुंच सके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे विषय हैं जिससे आम जन पोल्यूशन को भी कम कर सकता है और जो जाम की स्थिति है उसको भी कम कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बजट के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें आम जन के लिए मिलनी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अंतरिम बजट है साहब, आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, किस तरीके से देखते हैं रियल एस्टेट के लिए क्या खास इस बजट में होना चाहिए? देखिए, पिछले कुछ सालों में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर गुड़गांव में बड़ा काम हुआ, उससे हर आम आदमी की पहुंच में घर आए। अफोर्डेबल में सरकार ने रेट फिक्स किए, 4,000 थे, आजकल वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो 20-22 लाख रुपए में लोगों को 2 बेडरूम मिल जाता था। अब पिछले 1.5-2 साल में गुड़गांव के साथ क्या हुआ कि यहाँ रियल एस्टेट बेहद बड़ा है और आज जितनी भी नई लॉन्चिंग्स हैं वो करीब 3-3.5 करोड़ रुपए से घर स्टार्ट होता है। इस बीच में जो पहले एक मिडिल सेगमेंट के लिए घर मिल जाता था 1-1.5 करोड़ के अंदर, तो आज 1-1.5 करोड़ में मिडिल फैमिली सेगमेंट के लिए कोई घर उपलब्ध नहीं है पूरे एनसीआर में। तो मेरे को लगता है कि अफोर्डेबल जो हाउसिंग का था वो साइज़ अब कहीं ना कहीं बढ़ा के उसका साइज़ बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि देखिए सारे प्रीमियम अपार्टमेंट आ रहे हैं, उनका बजट हो गया 3-3.5 करोड़। लोअर कैटेगरी में जाएंगे, अफोर्डेबल है 20-22। जो मिडिल फैमिली सेगमेंट है, जो एक स्पेसियस घर चाह रही है, जो पार्किंग वगैरह भी चाह रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को प्रावधान डालना पड़ेगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसका साइज बढ़ाया जाए, 2,500-2,000 स्क्वायर फीट के फिक्स प्राइस में घर दिए जाएं, ताकि 1-1.5 करोड़ रुपए में भी गुड़गांव में घर मिले। तो बिल्कुल हर व्यक्ति की चाहे कि उसका भी एक सपनों का आशियाना होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं जो कल बजट पेश होने जा रहा है, अंतरिम जो बजट है इस सरकार का ये होगा? देखिए, अंतिम बजट जो है ना, ये इनका अंतरिम बजट ये एक प्रक्रिया है कि जो कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी सरकारें कराती है, लेकिन सरकार से जो उम्मीदें थी जनता को, उस पर सरकार पूरे तरीके से विफल साबित हुई है, महंगाई को कम करने में नाकाम साबित हुई है। हम आशा करते अंतिम बजट जो है ना, ये इनका अंतरिम बजट ये एक प्रक्रिया है कि जो कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी सरकारें कराती है, लेकिन सरकार से जो उम्मीदें थी जनता को, उस पर सरकार पूरे तरीके से विफल साबित हुई है, महंगाई को कम करने में नाकाम साबित हुई है। हम आशा करते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम सरकार कम करे। और जहाँ तक गुड़गांव का संबंध, एक सरकारी अस्पताल तो कम से कम इस सरकार को देना चाहिए। जिस तरीके से मेट्रो की बात हो रही है कि मेट्रो को आगे बढ़ाएंगे, पुराने गुड़गांव से जोड़ेंगे, हर चीज़ में जो है ये पूरे तरीके से विफल साबित हुए। हम ये चाहते हैं, जनता चाहती है कि गुड़गांव को इस बजट में कम से कम एक अस्पताल और एक बस अड्डे का निर्माण का कार्य शुरू कराया जाए।
सर आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि गुरुग्राम शहर की बात करें सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि विश्व में अपनी जो है अलग पहचान बना चुका है। सर मुझे लगता है दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की, जब मैं बात करता हूँ लोकल लेवल पे। दूसरा है स्टार्टअप्स के लिए और फंडिंग की ज़रूरत है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ज़रूरत है, जिससे कि छोटे छोटे उद्योगों को ज़्यादा सरकारी जो है फैसिलिटीज़ हैं और जो उनका प्रोसेस है वो स्मूथ हो। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है, लोकल अथॉरिटीज़ का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहिए। और कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है सरकार, पर कुछ ये क्षेत्र हैं जिसको और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बिल्कुल सरकार से तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो उम्मीदें हैं वो बता रहे हैं। मैम आप एक गृहिणी हैं, महिला हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देश की जो वित्त मंत्री हैं वो भी एक महिला है, महिलाओं को कितनी उम्मीद है इस बजट से? बिल्कुल, देखिए आधी आबादी में महिलाएं हैं और जिस तरीके से मैं कहूँगी कि देश का किसी भी चीज़ का प्रभाव पुरुष और स्त्री दोनों पे पड़ता है, लेकिन स्त्री का इसलिए विशेष है कि वो रसोई चलाती है, घर चलाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बात करें, वैसे तो बहुत अच्छी स्कीमें जो है पिछली सरकार ने, जो अभी हाल ही में सरकार वो दे रही है, जिसमें उज्ज्वला योजना है। जो गरीब महिलाएं हैं जो चूल्हे पर अपनी आंखें फोड़ती थी, उनको चूल्हे वितरित किए गए और उज्ज्वला योजना दी गई। और ख़ास तौर से जो हमारा, क्योंकि मैं कहूँगी कि 70% तो किसान घर हैं हमारे यहाँ पे, और दूसरी बात जो गरीबी तबके से नीचे की जितनी महिलाएं या पुरुष आती है, सबसे बड़ी समस्या चूल्हे चौके की होती है। और आज जो मोदी सरकार ने, मैं कहूँगी कि जो सबके लिए राशन की व्यवस्था की, आप ये देखिए कम से कम उन परिवारों को ये चिंता तो नहीं है कि हमें राशन नहीं मिल रहा। कोरोना जैसे महामारी में भी इतने करोड़ों लोगों को उन्होंने जो है जिस तरीके से राशन उपलब्ध करवाया, उज्ज्वला योजनाएं दी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए दी उन्होंने कि रजिस्ट्रियां हैं उनके रेट महिलाओं के नाम कराए गए, जो घर हैं जो स्कीम दे रहे हैं, जो आवास दे रहे हैं वो महिलाओं के नाम दे रहे हैं। तो महिलाओं की स्थिति मैं मानती हूँ कि इस सरकार में बहुत बेहतर हुई। और ख़ास तौर से जो बहुत ही सदियों से पेंडिंग बिल, जिसकी हम उम्मीद करते आए थे कि आधी आबादी पूरा हक की जो मांग हमारी थी, वो इस सरकार ने माना। और प्रधानमंत्री जी ने शक्ति वंदन अधिनियम लेकर महिलाओं का सम्मान जो बढ़ाया, तो मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही बात, मैं तो महिला आयोग में रही, तो महिला आयोग के समय में हमें याद है कि महिलाएं जो है थानों में जाते हुए भी घबराती थी, पुरुषों से बात करते हुए, क्योंकि उनके ऊपर जो भी उत्पीड़न होता है, कोई बात होती है, वो सामने नहीं बता पाती। तो उनके लिए महिला थाने खोले गए, उनके लिए दुर्गा ऐप खोले गए। ये जो स्कीमें हैं ये धरातल पर लेकर आने की जरूरत थी, वो लेकर आए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बेहतर जितना हो इससे अच्छा। मैम क्या महिलाओं के लिए खास होना चाहिए इस बजट की बात करूं, अंतरिम बजट है? वैसे तो देखिए कि सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि महिलाओं के लिए ही बजट, पूरी आम जनता के लिए बजट जो है वो होना चाहिए। इस तरह से सुविधाजनक होना चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो इजी हो, और अगर वो अवेलेबल हो। महिलाओं की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, कि जो एक पूरा उनका हेल्थ चेकअप है वो इस तरह की स्कीम आनी चाहिए कि सरकारी जो हॉस्पिटल है या PHC है वहाँ पर पूरा उनका आफ्टर ये लगाइए कि 40 की बात करें तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो शिक्षा है वो आज बहुत अच्छी मिल रही है, कॉलेजेस खुल रहे हैं अलग अलग। तो थोड़ा सा इसको अगर हम करें, स्किल्ड के लिए जो है अलग से कॉलेज आए, तो महिलाएं जो हैं वो जब इंडिपेंडेंट होंगी, जब अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो एक घर समृद्ध होता है, और जब घर समृद्ध होता है तो समाज समृद्ध होता है और पूरा देश समृद्ध होता है। क्योंकि किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जब आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बना देंगे तो वो देश अपने आप तरक्की करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, महिला सिर्फ एक रसोई में सीमित नहीं है, महिला रसोई से निकलकर जो है वो अपने बिजनेस कर रही है, जॉब पर जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरा एक चीज़ और है कि जो महिला किसान होते हैं, पुरुष किसान जो हैं वो तो एक मेहनत करते हैं, लेकिन महिला किसानों के ऊपर एक जो एक अलग बर्डन है, उसको भी थोड़ा उनके लिए जो है ऋण में सुविधा होनी चाहिए, ब्याज कम लगना चाहिए, और भी उनकी जो चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सम्मान जो है उनको देना चाहिए। हाँ, काफ़ी उम्मीदें हैं महिलाओं को भी इस बजट से। सर हेल्थ सेक्टर की बात करूं, किस तरीके से देखते हैं, क्या अभी ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर को जो कि इस बजट में आप लोगों को मिलना चाहिए? बिल्कुल, हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बजट के लिए भी। बजट से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रावधान, सुविधाएं
या स्कीम्स और इंसेंटिव्स लाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके लिए एक मार्केटिंग बजट भी अलग से गवर्नमेंट निकाले, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप वेबसाइट्स पे जाएं या अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत प्रावधान निकाले गए सशक्तिकरण के लिए, आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे ले जाते हुए, लेकिन की पूरी टीम को एक मार्केटिंग बजट मिलना चाहिए ताकि इन चीज़ों को धरातल तक ले जाएं, लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं बाकी सारी सेवाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान हो। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत काम हुआ, मोदी जी ने अभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी ये चीज़ बोली है। उसके लिए हम इतना सस्टेनेबल मॉडल निकाल सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि हम अपनी जितनी भी हमारी गांव हैं उनको हम सेल्फ सस्टेन्ड बना सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रावधान किया जा सकता है। उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा और समर्थन होना चाहिए और बहुत उम्मीद है कि उन चीज़ों के लिए काम होगा। अग्रवाल साहब, आप उद्योगपति हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं और क्या सुझाव है इस बजट से पहले? देखो जी, पहली बात तो ये अंतरिम बजट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद ना तो रखी जा सकती है ना कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी उद्योगों को उम्मीद बहुत है क्योंकि स्मॉल स्केल के ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो एमएसएमई है, जो 60% से ज़्यादा रोज़गार लोगों को देते हैं, उनके ऊपर धरातल पे काम होना चाहिए, सिर्फ हवाबाई काम नहीं, नज़र आना चाहिए काम। दूसरा, पोल्यूशन के ऊपर काम होना चाहिए। पोल्यूशन के ऊपर सरकारी स्तर पे काम नहीं होता, बार बार ग्रैप लागू हो जाता है, काम बंद करवा दिए जाते हैं, जनरेटर बंद करवा दिए जाते हैं, फैक्ट्रीज बंद करवा दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन बंद करवा दी जाती है जगह जगह, और उससे क्या है कि समस्याएं बढ़ जाती है और रेवेन्यू का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है और सरकार को भी लॉस होता है, पब्लिक को भी लॉस होता है। अच्छा, फिर एक बार अगर कोई काम रुक जाता है तो उसको दोबारा से पटरी पे लाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं चाहता हूँ कि धरातल पे काम होना चाहिए और पोल्यूशन के ऊपर खासकर बजट होना चाहिए और इस पे काम होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। जैसे हाईवेज का काम नज़र आता है, वैसे मतलब सिटी के अंदर कहीं पे भी ना ट्रैफिक की व्यवस्था नज़र आती है। अभी भी मेरे को आने में 1 घंटा सिर्फ न्यू कॉलोनी से यहाँ तक पहुँचने में लग गया है, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। अब ट्रैफिक से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और दिक्कत भी सबको हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जरूर काम होना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से उद्योगपति की माने तो एक पोल्यूशन बड़ी जो है कहीं ना कहीं चुनौती है। सर, आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, किस तरीके से चुनौती फेस कर रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं इस बजट से और क्या सुझाव आप देंगे? देखो, व्यापार में तो जितना अगर आप वैट के बाद से जो जीएसटी का रिजीम आया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जीएसटी रिजीम को बहुत सिंप्लीफाई करके करा जाए जैसे वैट में था। दूसरा, ये हमारा जो देश है वो बहुत ही अंडररेटेड है। अगर टूरिज़्म की इंडस्ट्री की बात करें तो मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया रखा था वो बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्शन में आई। बट साथ साथ इसमें जो है बी इन इंडिया, भारत के लोग भारत में ही, टूरिज़्म एक ऐसा अनरेटेड क्षेत्र है जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत प्रबल जो है संभावना है उसको मल्टीप्लाई करने की, गुना करने की। जहाँ तक दूसरे देशों का सवाल है, जिन देशों का इतिहास ही 100 साल 50 साल का है वो टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, उनकी इकोनॉमी में टूरिज़्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जबकि हमारा पुरातन जो इतिहास रहा है वो बहुत मेजर रहा है। जहाँ तक सी शोर या समुद्र किनारा है वो हम अपने भारत में ही, देश में ही अगर एक्सप्लोर करें तो मेरे ख्याल से टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारी जीडीपी और ओवरऑल ग्रोथ को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो बिल्कुल तमाम लोग हैं और लोग हैं, मैं इनसे जान लेता हूँ। युवा मेरे साथ हैं, इनसे किस तरीके से आप देखते हैं, एक स्टूडेंट हैं आप और युवा हैं, किस तरीके का ये बजट होना चाहिए खासतौर पे स्टूडेंटों की बात? स्टूडेंटों की बात करें तो जैसे हमारा यूथ है, हम बहुत सा एमएसएमईज़ में बहुत ज़्यादा हमारा योगदान होता है क्योंकि लाखों कंपनियां जो है बहुत जल्दी खुल रही हैं, सब कुछ हो रही है, उसमें सारे यूथ ही हैं हम मोस्टली, पर उतनी ही परसेंटेज रेट से डिक्रीज़ हो रही है। उसका रीज़न ये है कि कंप्लाइंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट अगर इस चीज़ में अगर थोड़ा सा हमें सपोर्ट करे, मोटिवेट करे तो फिर उतना ही डिक्रीज रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और एमएसएमईज़ के सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो इससे हमारे इंडिया की भी ग्रोथ होगी और सब कुछ बहुत स्टैग्नेंट चलेगा। तो हमारी यूथ को तो यही है कि जो हम आगे करना चाह रहे हैं हम उससे डरे ना और हम उसे अच्छे से फेस करके गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट करे इस चीज़ में। क्या सुझाव देंगे ड्राइवर साहब? देखिए, युवाओं के लिए इस बजट में ज़रूर कुछ होना चाहिए। वैसे तो अंतरिम बजट है, इसमें कोई खास उम्मीदें वैसे तो सरकार से है भी नहीं, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। लेकिन युवाओं के लिए आज जिस तरीके से रोज़गार की ज़रूरत है, कुछ इस तरीके से इनको करना चाहिए ताकि युवा आज बेरोज़गारी में ना वो हो और नशे की हालत में। आपको पता है कि आदमी जब खाली होता है तो नशे के गर्त में जाता है। तो युवाओं के लिए इस बजट में ज़रूर कुछ होना चाहिए।
ककराली साहब, जिस तरीके से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम देता है प्रदेश को, लेकिन उसके बावजूद भी इंफ्रा की बात करें, स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है और आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, तो क्या सुझाव देंगे इस बजट से पहले? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतना ही शहर और सरकार की रेवेन्यू बढ़ेंगी, और ख़ासतौर पर गुड़गांव जैसा शहर जहाँ से करोड़ों रुपए की रेवेन्यू सरकार को आती है स्टैम्प ड्यूटी से, एक्साइज ड्यूटी से, जीएसटी से। तो मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम तेज़ी से करना चाहिए। साथ ही साथ जो मेट्रो का काम काफ़ी समय से पेंडिंग है, उस पर थोड़ी तेज़ी लेके आए हम। और RRTS एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है पूरे गुड़गांव के लिए, वो बड़े लंबे समय से वो भी पेंडिंग चल रहा है। तो RRTS को लेके सरकार को, क्योंकि अंतरिम बजट का पार्ट है, और इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग के जो साइजेस हैं वो इंक्रीज़ करने चाहिए, क्योंकि ये भी इंटरनल बजट का ही पार्ट है। गोयल साहब, एक इन्वायरमेंट की आपने बात कही शुरुआती उसमें, तो कितना अभी काम करने की आवश्यकता है उस पर? देखिए, सरकार प्रशासन काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आम जनमानस की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अब बिना आम जनमानस की भागीदारी के हम ही अवेयर नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने कहा ना कि पर्यावरण और ट्रैफिक जाम 2-3 ऐसी बड़ी समस्याएं हैं। सरकार कनेक्टिविटी पे काम कर रही है, सड़कों का और फ्लाईओवर्स का जाल बिछता जा रहा है, रेलवे में बहुत काम हो रहे हैं, चिकित्सा में काम हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, और सुधार तो एक निरंतर प्रक्रिया है। आप सुधार तो पूरे जीवन चलते ही रहेगा। इस बजट में कुछ विशेष मिला? देखिए, अंतरिम बजट है, लेकिन मैंने कहा ना, अगर आपको सुधार करना है, पर्यावरण में सुधार करना है, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सुधार होगा। हम जितना खुद कनेक्ट होंगे उतना होगा। एक मेरी छोटी सी और भी डिमांड रहेगी कि 295 करोड़ रुपए गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के लिए, जो वर्ल्ड क्लास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पास किए हैं, इस गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का नाम, जो कि हमारी माता शीतला की ये भूमि है, गुरुद्रोण की है, एक धरा है हमारी, इसका नाम माता शीतला के नाम पर हो, तो मुझे लग रहा है गुरुग्राम नहीं, पूरे हरियाणा की मांग है कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का नाम माता शीतला देवी के नाम पर। हाँ, तो बिल्कुल तमाम उम्मीदों के साथ ये, क्योंकि अंतरिम बजट है, ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगा सकते, लेकिन है। आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? देखो, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बजट में मुझे पहले से कोई उम्मीद नहीं बीजेपी सरकार से, क्योंकि जो लोगों की आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल बेरोजगार, नशे के उसमें गिरफ्त है, और इस पहले भी कुछ उम्मीद नहीं थी हमें, क्योंकि आज की शिक्षा के ऊपर, इस सरकार में शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है। और जिस पे काम होना चाहिए, सिर्फ ये सरकार धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, धार्मिक भी बहुत ज़रूरी है, भगवान श्री राम भी सबके लिए है, परंतु जो रोज़मर्रा की है, इस युवा पीढ़ी को बिल्कुल इस सरकार ने, मतलब युवा पीढ़ी को और गरीब लोगों को बिल्कुल ख़त्म करने का, क्योंकि बहुत हमारे लोगों ने बताया, गरीब लोगों के लिए अमीर लोग ही भगवान हो गए आज के समय में, और इस सरकार से मैं कोई उम्मीद नहीं करूँगा बजट के उसमें। बहुत आपको क्या उम्मीद है इस बजट? सर देखो, एक तो मेरे को खास कोई उम्मीद नहीं लगती, लेकिन युवाओं के लिए कोई भी नौकरी नहीं है, युवा बेरोजगार है। आप देख सकते हैं, युवा के लिए कुछ भी नहीं है। हम युवा हैं, हमारे लिए कुछ भी कोई भी सुविधा नहीं है। ठीक है, मैं ये सरकार से अनुरोध करूँगा कि युवा को बेरोजगार दे और बजट अच्छा पास करे। मैं यही उम्मीद करता हूँ सरकार से। एक और युवा मेरे साथ हैं, कितनी उम्मीद है? जिस तरीके से हम बात करें, अंतरिम बजट है, कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नहीं होने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है? जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे सड़कें डेवलप होती है, हाईवेज बनते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि उनके लिए एक ऐप आ गया। जैसे आप किसी भी खड्डे की फ़ोटो डालेंगे तो विद इन 14 डेज उस पर काम होगा। वैसे ही युवाओं के लिए भी, जैसे बहुत आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जैसे बड़े होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उनको मिसगाइड किया जाता है। तो अगर उनको उसके लिए भी डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल से सही गाइडेंस वाली चीज़ें मिल जाए, जिससे ना वो मतलब 12वीं करने के बाद थोड़े भटके, या उनको कोई काम करना, कोई आइडिया है, कोई उनको दिक्कत है, तो डायरेक्ट वो गवर्नमेंट किसी भी पोर्टल तक चली जाए। हाँ, तो बिल्कुल तमाम अलग अलग वर्ग के जो लोग थे वो मेरे साथ मौजूद थे, और इस अंतरिम बजट से तमाम लोगों को अलग अलग सेक्टर में उम्मीदें हैं। तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूं तो जिस तरीके से इंफ्रा को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, और साथ ही साथ अफोर्डेबल जो हाउसिंग पॉलिसी है वो एक बार फिर हरियाणा में लागू की जानी चाहिए। और उसकी दूसरी तरफ मैं बात करूँ इंडस्ट्री की, तो कहीं ना कहीं एक पोल्यूशन बड़ी जो उनके लिए चुनौती है वो बनती जा रही है। तो ऐसे में युवाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि उनके लिए अलग से जो है एक बजट तैयार किया जाए, जिसमें कि तमाम युवाओं को रोजगार भी मिल सके। और इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ आज गुरुग्राम की जनता ने अपनी जो है सरकार तक अपील की है कि इस बजट में इन तमाम चीज़ों को ऐड किया जाए। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।
तो हमारी खास पेशकश बजट से उम्मीद में फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।